जय हिंद। इस वीडियो में जो है हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, यानी कि जो अध्याय 1 है उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है, जो कि लोकतंत्र क्यों और क्या था। ठीक है, अगला चैप्टर जो है आपका संविधान निर्माण है। तो संविधान निर्माण कितना इंपॉर्टेंट है ये सभी को पता होगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई छोटा सा एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन जो है बस थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। बाकी इस चैप्टर से है क्वेश्चन सबके एग्जाम में बनते हैं जिसमें पॉलिटी आता है। ठीक है, तो यही हम चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। कितना इंपॉर्टेंट है इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ नोट करना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करें और अपनी कमेंट में जो है प्रतिक्रिया दिया करें। उसके बाद अगर नए हैं इस चैनल पे आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको जुड़ना चाहिए चैनल से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय क्या है अपना, संविधान का निर्माण। तो इसमें देखिए हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान के साथ साथ भारत को जो है विस्तृत रूप से देखेंगे कि कैसे संविधान का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, अब एक चीज आपने अब यहाँ पे अध्याय में दिया हुआ है कि पिछले अध्याय में तो हमने देख ही लिया था कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। तो हमने लक्ष्मण रेखा नाम जैसी शब्द सुनी थी ना उसमें, तो वो क्या था, यही था, इनकी जो सीमा दायरा को जो है निर्धारित करता था, यानी कोई भी सरकार है उसकी दायरे को जो निर्धारित किया जाता था लक्ष्मण रेखा कहा जाता था, है ना। देखे थे ना हम लोग पिछले अध्याय में। जो अध्याय पिछला नहीं देखे होंगे तो एटलीस्ट आप जरूर एक बार जाके क्या कहेंगे उसको एमसीक्यू देख लीजिए उसका, ताकि कुछ तो आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना चाहिए। ऐसे सभी नियमों को सम्मिलित रूप से संविधान कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान का भी परिभाषा आपसे पूछा जाए तो नॉर्मल रूप में आप बता सकते हैं कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आजाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम होता है जिनका पालन जो है नागरिक और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों को क्या किया गया, एक जगह जो है संकलन कर दिया गया, उसी को जो है संविधान कहते हैं। दस्तावेज के रूप में एक जगह लिख दिया गया उन्हीं नियमों को। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। ध्यान रखिएगा संविधान जो है नागरिक और सरकार दोनों के लिए नियम का जो है प्रावधान करता है। क्या आप किसी पुलिस वाले पर हाथ उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो वर्दी पहना है, आप उससे डरते हैं। वो संवैधानिक किसी जो पद पे है तो उसको संविधान जो राइट देता है उसके डर से आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर पुलिस वाला भी चाहे तो आप पे बिन वजह जो है हाथ नहीं उठा सकता। क्यों, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वो वर्दी पहन के संविधान के नियमों से जो है बंध जाता है। तो संविधान क्या है, एक नियम का दस्तावेज है जो सभी जो नागरिक हैं या सरकार है सभी को जो है संचालित करने के लिए नियमबद्ध करता है वो। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को कि संविधान क्या है। उसके बाद देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। तो ध्यान रखिएगा देश के सर्वोच्च कानून, यानी कि हम लोग को सबको पता है कि सभी जो है जो रूल रेगुलेशन या कुछ भी लगाए जाते हैं तो संविधान के अंदर में ही रह के और संविधान के दायरे में ही रह के लगाया जाता है। तो संविधान क्या हो गया, देश का सर्वोच्च कानून के रूप में हो गया, है ना। और वो क्या देता है, तो नागरिकों के अधिकार देता है कि कोई जो है सरकार की कोई व्यक्ति जो है आपको आके ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती। बहुत सारे आर्टिकल्स जो है उसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना, और सरकार की शक्ति को भी सीमित करती है, कहाँ तक उसको विस्तारित करना है उसकी शक्ति को, ये भी बताती है। उसके कामकाज के, यानी कि कैसे जो है उसको काम करना है, तौर तरीके का भी निर्धारण कौन करता है, संविधान करता है ना। तो ये संविधान है। अब संविधान के बारे में देखेंगे कि ये संविधान कैसे बनाया जाता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोग को पता ही है कि हम लोग बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा 3 तलाक जो है कैसे चेंज हो गया। तो किसी भी चीज़ में जो है जो आपका चेंजिंग है वो चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। तो नेचर के साथ जो है समय के साथ समय स्थिति को देखते हुए किसी भी नियम में बदलाव करना थोड़ा सा क्या है, प्राकृतिक है, कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। लेकिन हाँ, एकदम से ईजी भी नहीं होना चाहिए, वरना ईजी रहता तो आज तक हमारे संविधान को जो है बदल दिया गया होता। कई बार कई देश के संविधान जो है आप देखेंगे बदल गए हैं। ठीक है,
अब यहाँ देखेंगे हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का आता है। तो अब दक्षिण अफ्रीका के हम लोग बारे में पढ़ेंगे और वैसे भी हमने ही दक्षिण अफ्रीका से अपने भारत के संविधान में जो है संशोधन को अडॉप्ट किया है ना, और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य जो कैसे होते हैं उनको अडॉप्ट किया है। तो ये चीज हम अभी देखेंगे वहाँ क्या हुआ और दक्षिणी अफ्रीका के लोग अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम जो है भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचार मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए एक बढ़िया ढांचा तैयार करता है। ठीक है, ढांचा या साचा वही चीज होता है। अब यहाँ पे देखिए कौन है ये, नेल्सन मंडेला है। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे, नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, ये जो नेल्सन मंडेला जो है इनको अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है ना, अफ्रीकन गांधी। ठीक है, तो पूछा जाए अफ्रीकन गांधी के नाम से किसको जाना जाता है तो ये आपके हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। इनको देखिए भारत में जो है ना भारत रत्न दिया गया था 1990 में। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे ये गैर भारतीय हो गए। एक और थे, पहले कौन थे, पहले थे आपके सीमांत गांधी। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे आया है बात तो देख लीजिए इसको भी कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, लाल कुर्ती आप लोगों ने सुना होगा, कौन थे वो, अब्दुल गफ्फार खान थे, है ना। उनको भी क्या है भारत रत्न मिला था अपने भारत में, मतलब भारतीय जो होते हैं उनको जो है भारत रत्न दिया जाता है, लेकिन ये दो गैर भारतीय हो गए। ठीक है, वैसे तो वो आपकी मदर तेरेसा भी थी, उनको भी 1980 में, मदर तेरेसा को जो है 1980 में भारत रत्न दिया गया था। ये भी क्या थी, ये भी जो थी भारतीय नहीं थी, लेकिन इनको भारतीय नागरिकता जो है शायद मिल गया था इनको, है ना। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा इस पे कि क्या है ये मदर तेरेसा को जो है प्राकृतिक भारतीय नागरिक क्यों कहा जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये जो थी ना मतलब भारत में ही अपना जीवन व्यतीत की थी पूरा, तो इनको भी मदर तेरेसा को भी है 1980 में जो है भारत रत्न दिया गया था। वहीं देखेंगे सीमांत गांधी के नाम से जो फेमस है सीमांत गांधी, वो कौन है तो आपके गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, गफ्फार खान इनको कहा जाता है, अब्दुल लगा लीजिएगा। ठीक है, ये कौन है, ये सीमांत गांधी के नाम से जो है फेमस है। लाल कुर्ती इन्होंने आंदोलन जो है चलाया था, क्योंकि उसमें सभी जो है रेड कलर का कपड़ा पहना करते थे, कुर्ती मतलब एक ड्रेस कोड था वो, इसीलिए उसको जो है लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि दो गैर भारतीय हो गए, तो एक को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिनको कि 1987 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1954 में जो है भारत रत्न का जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1954 ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, यहाँ पे आया था तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और इनको जो है 1987 में जो है पाकिस्तान के थे ये अब्दुल गफ्फार खान, इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और दूसरे कौन हो जाएंगे, अफ्रीकन गांधी के नाम से किसको जाना जाता है तो अफ्रीकन गांधी के नाम से जो है अपने ये नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। ठीक है, और इनको कब मिला था भारत रत्न 1990 में मिला था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दोनों जैसे कि आप देखेंगे अब्दुल गफ्फार खान या नेल्सन मंडेला, ये सब क्या थे, गांधी के प्रभावों से जो है पूरी तरह से उनके जो विचार थे उनसे ये लोग पूरी तरह से प्रभावित थे, इसलिए जो है इन लोगों को कहा जाता है। और इन लोग कहीं ना कहीं गांधी के चलाए हुए नक्शे पर ही काम करते थे। आप लोगों को सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जो क्या है 1893 में जो है अब दक्षिण अफ्रीका गए थे, है ना। अब वो दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे ना तो उनके साथ क्या हुआ था कि मतलब सफर कर रहे थे, तो एसी का टिकट होते हुए भी उनको क्या किया गया था, वो जा रहे थे एक्चुअली दादा शाह अब्दुल्ला थे, दादा अब्दुल्ला जो थे आपके गुजरात के एक व्यापारी थे। ठीक है, उनके रिलेटिव ही थे, तो उनका जो है केस लड़ने ये जा रहे थे। ठीक है, ये वकीली पढ़ाई करके आए थे, तो इनने सोचा, तो उनने दादा अब्दुल्ला जी ने बोला कि तुम आके हमारे केस को जो है लड़ो। ये दक्षिण अफ्रीका में ही रहा करते थे, डरबन में। तो ये वहां जा रहे थे, तो एसी का टिकट था इनके पास, महात्मा गांधी के पास। ठीक है, ये महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी के पास एसी का टिकट होते हुए भी उनको क्या किया गया था, पीटर्स पार्टिट्स, ये लिख देती हूँ, पीटर्स मारिट्सबर्ग उसको कहते हैं, है ना, पीटर मारिट्सबर्ग, है ना, मारिट्सबर्ग,
ऐसा ही कुछ है नाम, ठीक है, मारिट्सबर्ग, ध्यान रखिएगा यही नाम है। पीटर मारिट्सबर्ग जो है स्टेशन नामक जगह पे जो है महात्मा गांधी के पास एसी का टिकट होने के बाद भी वे अश्वेत थे, इसलिए चाहे रंगीन चमड़ी के थे, इसलिए उन्हें क्या किया गया, स्टेशन पे जो है रात में ठंड के दिनों में जो है उनको उतार के मतलब उनको उतार ही दिया गया था एक तरह से कि तुम इसमें सफर नहीं कर सकते हो। जब गोरों ने क्या किया था, उनको उतार दिया था। तो उनको ये बात क्या है दिल पे लग गई थी, उनको समझ में आ गया था कि मुझे मतलब मेरे पास एसी का टिकट होने के बावजूद भी इन लोगों ने जो है उतार दिया है यहाँ, या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है बहुत मतलब हाई लेवल पे जो है रंग भेद का जो है मतलब क्या किया जा रहा है, रंग भेद का विभेद किया जा रहा है, यानी कि रंग भेद किए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि रंगों के अनुसार जो है लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। जो काला होगा वो किसी भी अच्छे मतलब पद पे नहीं हो सकता है, अच्छे चीजों मतलब आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे जब दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो इसमें सब मिलेगा आपको कि कैसे जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े लेवल पे जो है अगर कोई मतलब दिक्कत थी और कोई मतलब परेशानी देखने को मिलती थी वहां पे राजनीतिक व्यवस्था में या सांस्कृतिक सभी चीजों में, तो वो थी रंग भेद की व्यवस्था, ठीक है। ये चीजें जो है वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और महात्मा गांधी गए तो थे वकील बनने के लिए वहां पे, कि वकील बन के मतलब डिग्री लिए हैं तो चलो जाके वहां पे केस लड़ेंगे, क्योंकि भारत में उतनी अभी उनको रोजगार नहीं मिल पा रही थी, तो वो इसीलिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। और उनके साथ जब ये घटना घट गई तो क्या हुआ कि उन्होंने भी इस रंग भेद में इतना वो संलग्न हो गए कि आप देखेंगे वो 1893 में जाते हैं, ठीक है, और वो लौटते कब है, लौटते हैं वो 1915 को, ठीक है। उस दिन पर जिस दिन वो लौटे थे उस दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 1915 को लौटे, तो सोचिए लगभग 21 साल जो है उन्होंने इसमें बिताए थे, है ना, दक्षिण अफ्रीका में। आप देखेंगे 24 साल में गए महात्मा गांधी और लगभग 45 साल की एज में जो है अपने भारत आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 24 साल की उम्र में गए थे 1893 में। तो मतलब एज एक पूछा जाए क्वेश्चन कि कितने साल लगभग जो है ये रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो 21 साल लगभग जो है ये वहां पे बिताए थे, ठीक है। और फिर ये 1915 में जो है भारत लौट के आते हैं। तो सोचिए कितने हाई लेवल पे जो है इन्होंने भी रंग भेद का जो है सामना किया था। वहीं पे देखेंगे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसी की वजह से जो जाके वहां पे संगठित वगैरह किए, और उन 1894 में यानी कि 93 में जाते हैं और 94 में जो है उन्होंने इंडियन कांग्रेस की जो है स्थापना की थी। वहां पे जो भारतीय थे उनके साथ मिलके उन्होंने एक स्थापना मतलब कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कुछ लोग का समूह, है ना। तो उन्होंने क्या किया, नेटल इंडियन यानी कि उसमें इंडियन होंगे, वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। वो कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा जब मिला है महात्मा गांधी के बारे में। और नेल्सन मंडेला जो है आपको पता ही है कि अफ्रीकन गांधी के बारे में जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए टाइटल क्या है इसका, तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करेगी आगे चल के, ठीक है। पर अभी भी इसमें देखेंगे आप श्वेत और श्वेत वाला जो भेदभाव है अभी भी दिखेगा। आप लोग क्रिकेट टीम में देखे होंगे, एक बार जो कैप्टन रहता है अगर श्वेत रहेगा तो दूसरी बार जो कैप्टन होगा वो अश्वेत होता है, ठीक है। अश्वेत अश्वेत कौन है हम लोग देखेंगे, श्वेत माने गोरे और अश्वेत जो काले रंग के हैं। चलिए मैंने गोरो, अब ये मंडेला जी का जो है ये वक्तव्य है। तो देखिए, मैंने गोरों के प्रभुत्व को, गोरे के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया। प्रभुत्व यानी कि उनका जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, मतलब शासन पे या किसी भी चीज में उनका ज्यादा प्रभुत्व था गोरों का, ठीक है, खिलाफ संघर्ष किया है। और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने तक को भी तैयार हूँ। तो सोच सकते हैं आप ये कितने बड़े मतलब देशभक्त थे और कितना ये विरोध करना चाहते थे ये श्वेत और अश्वेत के रंग भेद को, ठीक है। कौन है ये, मंडेला जी हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने, अब ध्यान रखिएगा जब इन्होंने ये वक्तव्य दिया ना तो उसके बाद क्या किया, गोरों की सरकार ने क्या किया, देशद्रोह का मुकदमा जो है इनके ऊपर चला दिया। और इनके साथ साथ 7 अन्य नेताओं को जो है 1964 में देश में रंग भेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई, ठीक है। तो देखिए इनको कब
जो नेल्सन मंडेला है उनको कब सजा दी जाती है? तो 1964 में दी जाती है। और किस अपराध में दी जाती है? तो क्या अपराध बनाया गया कि देशद्रोह है, ठीक है। जबकि उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था सरकार का, और सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं हो सकता है। फिर भी इन्होंने उसको देशद्रोह का जो है अपराध में उनको शामिल कर दिया था। अब ये वाला जो इमेज है ना, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका में जो है लगा रहता था, ऐसे डेंजर लिख के लिखा रहता था, खतरा, नेटिव्स इंडियंस एंड कलर रेड्स, यानी कि देसी भारतीय जो है रंगीन चमड़ी वाले। इफ यू एंटर दिस प्रीमाइसेस एट नाइट, अगर आप इस परिसर में रात में एंटर करते हो, मतलब आते हो, यू विल बी लिस्टेड एज अ मिसिंग। सोच रहे हो कि आप उसको क्या किया जाएगा? मिसिंग घोषित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि आर्म गार्ड जो वहाँ सुरक्षा पे लगे होंगे शूट ऑन साइट कर देंगे, और सैवेज डॉग्स जो है उनको, उनकी लाश को जो है नोच नोच के खा जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख भी दिया है यू हैव बीन वार्न्ड, आपको पहले से ही चेतावनी दे दी गई है। हैव बीन यूज किया गया, सोचिए कितने हाई लेवल पे जो है यहाँ पे रंग भेद किया जाता था। यानी कि जो और श्वेत रंग वाले जो है गोरे हैं वो प्रवेश कर सकते थे, बस ये नेटिव्स इंडियंस और कलर रेड यानी कि जो रंगीन चमड़ी वाले थे उनके लिए ये दिया गया था। अब इसका हिंदी भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो ये यही दिया था कि रंग भेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड है ये, ठीक है, जिससे तब कई तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है खतरा, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियार बंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। यानी कि अगर अब मारे जाते हो तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेल्सन मंडेला जो है उनको 28 वर्षों की सजा होती है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल जो था रोबेन द्वीप में कैद कर रखा गया था। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला को जो है किस अपराध में? तो देशद्रोह अपराध में। कितने वर्षों के लिए? तो 28 वर्षों के लिए। कहाँ पे? तो रोबेन द्वीप में जो है उनको कैद करके रखा गया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। तो रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। तो दक्षिण अफ्रीका में ही है जो ये विशिष्ट रूप से आपको भेदभाव वाला जो रंग भेद है वो देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। अब ये कौन ने लादा था? तो यूरोप के गोरे लोगों ने लादा था। 17वीं और 18वीं सदी में ये लोग क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से, जैसे कि हमारे इंडियंस को जो है जोर जबरदस्ती से क्या किया था? उपनिवेशवाद बना लिया था अपना, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया था? हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया था, जैसे भारत को बनाया था। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए थे और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। अब क्या हुआ कि वहां के गोरे जो थे ना, यूरोपियन गोरे, वो क्या करते हैं? स्थानीय शासन को ही अपने हाथ में ले लेते हैं। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया। यानी कि वहां पर राजनीति जो हुई थी चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया और बांटा गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता था। तो ये आज भी होता है। दक्षिण अफ्रीका वाले लोगों को देखेंगे आप, थोड़ा सा काले होते हैं वो लोग, है ना। तो स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग क्या था? काला था। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 था, यानी कि 3/2। सोचिए 75% जो है लगभग इन लोग कौन थे? अपने दक्षिण अफ्रीका वाले थे। 3/4 है। और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अब ये जो काले रंग के हुआ करते थे उनको श्वेत नहीं अश्वेत कहा जाता था, गोरे लोगों को श्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था और भारत से गए लोग भी थे। तो भारत से गए वाले लोग भी जो है किसमें आते थे? रंगीन चमड़ी वाले में आते थे, ठीक है। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। यानी कि जो कलर भेद इतना हाई लेवल पे था कि गोरे लोग जो है उनको क्या मानते थे? नीचा और छोटा मानते थे अगर कोई काला है तो। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था। अब ये तो कोई मतलब अति वाली बात हो गई कि काला होने की वजह से जो है वोट नहीं दिया जाता था, वोट नहीं देने को अधिकार मतलब छीन लिया गया था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत भी नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, उसके बाद आपको
तरनताल यानी कि आपका ये जो स्विमिंग पूल होता है उसको कहते हैं तरनताल। और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग-अलग इंतजाम थे। सोचिए हर जगह जो है स्कूल हो, कॉलेज हो, बस हो, टैक्सी हो, होटल हो, अस्पताल हो, इवन अस्पताल तक में जो है ये चीज़ें जो है रंग-भेद किए जाते थे सोचिए। तो अलग-अलग नियम बनाए गए थे, सबके लिए अलग इंतजाम करके रखा था। इसे पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। अब ये जो भेदभाव किए गए थे और नियम अलग-अलग बनाए गए थे, उसको पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में भी नहीं जा सकते थे। अब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में ये लिख दिया जाएगा कि पृथक्करण जो है दक्षिण अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य से क्या था? तो आप लोग समझ जाइएगा कि गोरे और कालों के बीच जो अलग-अलग नियम बनाए गए थे उसी को कहा जाता था पृथक्करण, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इसलिए। अब घर तक में इनको क्या होता था, अश्वेतों को जो है एंट्री नहीं करने दिया जाता था। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तो भारत में भी सेम ही चीज देखा गया है, बस थोड़ा सा वहाँ रंग भेद था और यहाँ अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ाई हो रही थी। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। कब से शुरू किया? तो 1950 से, ठीक है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट, किसके झंडे तले? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के, ध्यान रखिएगा, एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। तो ध्यान रखिएगा ये नाम थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। अब देखिए कुछ गोरे जो थे वो इंसानियत, ह्यूमैनिटी उनमें अभी भी बची थी, तो वो क्या करते थे, इन अफ्रीकी के जो है साथ दिया करते थे, अश्वेतों का, ठीक है। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की। अब देश भी है, जो अगल बगल के देश थे वो भी देखते थे, तो रंग भेद वाला जो मैटर था, जो ये सिस्टम चल रहा था, इसकी जो है सभी निंदा करते थे। यानी कि बुराई मतलब निंदा करना मतलब ये होता है कि नापसंद करना, उसकी जो शिकायत करना एक तरह से, ठीक है। और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या कर दी और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। अब सोचिए वो क्या करते थे, अगर कोई विरोध करता है तो उनकी वो हत्या ही कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को दिमाग में रट्टा मार लेना है कि नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाए। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब देखिए ये जो बुक है ना, ये किसने लिखी है? तो ये नेल्सन मंडेला ने, उनकी जो है आत्मकथा है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसे महात्मा गांधी का जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी जो है जीवन कथा है, आत्मकथा है महात्मा गांधी की, वैसे ही नेल्सन मंडेला की आत्मकथा क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने लंबा एक वॉक किया है फ्रीडम के लिए, ठीक है। उपलब्ध हो तो कक्षा में कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। आपके लिए मेन ये है कि आपको ये बुक का नाम जो है याद रखना है। पूछा जा सकता है कि ये किसकी आत्मकथा है, जैसे हिटलर की आत्मकथा कौन सी है? तो मीन कैंप है, ठीक है ना, मीन कैंप। तो इसी तरह से पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला का जो है आत्मकथा कौन सा है? तो द लॉन्ग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ऐसा है उनका, ठीक है। अब यहाँ आगे देखेंगे एक नए संविधान की ओर। तो अब देखते हैं कैसे ये लोग बढ़ते हैं संविधान की ओर। तो रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती के से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है। जैसे हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई तो थोड़े से गोरों को समझ आया कि हम जो है यहाँ पे ऐसे शासन नहीं कर सकते हैं, फिर 1858 वाला नियम आ जाता है ना। वैसे ही यहाँ पे भी अब लग गया उन लोगों को विरोध, और जो हड़ताल हो रहे थे ना, उससे उन लोगों को परख हो गया कि अब जो है हम लोग अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। जैसे हमारे यहाँ देखे थे आप, 1919 का एक्ट लगा दिया गया, वैसे ही अब ये लोग सोचे कि कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए ताकि ये नियम जो है अपना मतलब शासन करने में हम लोग जारी रख सके। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। ध्यान रखिए उनको आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन वो आजाद कब कर दिए गए? 28 वर्ष के बाद, जब हड़ताल वगैरह ज्यादा
मात्रा में होने लगा, बहुसंख्यक जो है इसमें पार्ट लेने लगी, भागीदार होने लगी, तो 28 वर्ष के बाद जो है उनको जेल से निकाल दिया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि नेल्सन मंडेला जो हैं उनको कैसा कारावास हुआ था? तो ध्यान रखिए आजीवन कारावास हुआ था। कितने साल वो रहे? 28 साल रहे थे। बाद में उनको जो है आज़ाद कर दिया गया। ठीक है। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। ध्यान रखिएगा कितने तारीख को? तो 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को, यानी कि 12 बजे के करीब में मध्य रात्रि वही कहलाता है। अफ्रीका जो है गणराज्य का नया झंडा लहराया। गणराज्य का मतलब ये होता है कि अब जो है कोई भी शासक जो है चुनाव के द्वारा जो है चुना जाएगा। ठीक है। तो हमने भी गणतंत्रात्मक राज्य जो है फ्रांस की क्रांति से जो है, फ्रांस से जो हमने लिया है, हमने अपने भारत के संविधान में, है ना, फ्रांस की क्रांति से हमने बंधुत्व वगैरह भी लिया है, उसके साथ गणराज्य तंत्र भी लिया है। ठीक है। गणराजतंत्रात्मक ये कहाँ से लिया है हमने? तो फ्रांस से लिया है, भारत के संविधान में। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका कब गणराज्य बनता है? तो ये बनता है 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि में। तो ध्यान रखिएगा ये डेट जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो सिंपल सी बात है, जब गणराज्य हो गया तो ये क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक जो है देश बन जाएगा, है ना। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिली-जुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यानी कि नस्ल भेद हटा दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोरों को जो ऐसे हम लोगों ने भगा दिया था, वैसे इन लोगों ने गोरों को भगाया नहीं था। इन लोग क्या किए थे? उसके साथ मिली-जुली सरकार बनाते हैं, यानी कि मिल के काम करने लगे, यानी कि दोनों जो है अश्वेत और श्वेत मिल गए आपस में। तो बहुत चालू थे ये श्वेत वाले जो है, देखिए जब हड़ताल होने लगा पॉसिबल नहीं है तो इनसे हाथ मिला लिए। ठीक है। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ही यह जाने। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के अगर पूछा जाए पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला थे। ठीक है। अब देखिए ये कैसे समुद्र तट पे जो है, देखिए ये क्या होता था, पहले वार्निंग दे दी जाती थी, जैसे डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड, इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को है। सोचिए, यानी कि अश्वेत जो है नहीं नहा सकते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक रूप से जो नेल्सन मंडेला है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमति हो गई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी, अब ये नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, ठीक है, कि मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़े और इस बात में आस्था रखे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का आधार है। तो अब ये भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का आधार है, ये किसकी वक्तव्य है, किसका स्टेटमेंट है? तो ये किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? ये नेल्सन मंडेला का जो है स्टेटमेंट हो जाएगा। स्टेटमेंट से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र, जो मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है, ये पैमाना जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। ठीक है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज के से आग्रह कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वो भूल जाएं, यानी कि माफ कर दिया जाए और गोरों को माफ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठती है, यानी कि श्वेत अश्वेत दोनों जो है बैठती हैं। अब ये देखिए, अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? अब क्या होता संविधान में? यही होता, फिर लड़ाई आगे बढ़ते जाता, है ना। इसलिए दोनों ने जो है हाथ मिला लिया, वैसे भी गोरे जो है चालू थे। अब देखिए क्या होता है, जब ये सब सहमति मिल जाती है तो ये इनका इमेज एक जो है
सामने आया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे ये इंद्रधनुष बनाया गया है, ठीक है, यानी कि सभी कलर को एक मान के इंद्रधनुषी जो है समाज का विकसित किया जाए, है ना। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को जो है उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? इसीलिए क्योंकि हर कलर के लोग हैं यहाँ पे, आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई मतलब रंगीन चमड़ी वाले हैं, तो इसीलिए जो है इंद्रधनुषी देश कहता है। तो पूछा जाए कि इंद्रधनुषी देश किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अफ्रीकी देश को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। हम पृष्ठ 30 में यानी कि यही देखेंगे। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी दिखाने के कारण संभव हो जाता है। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें। तो आगे उनके बातों में ही फिर समझते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। यानी दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, पीछे क्या हुआ था उसकी बात, और भविष्य में आगे क्या होगा उसकी, दोनों की बात वो करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी एक के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है, क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आती है? तो बिल्कुल आएगी। हमने भी क्या किया था, ब्रिटिश सरकार से जो है संघर्ष ऐसे ही किया था, आंदोलन खड़ा किया था, महात्मा गांधी को कैद किया जाता था, ऑपरेशन जीरो चलाया जाता था, ऐसी चीजें होती थी ना। बस इनके यहाँ क्या था कि अंतर क्या था, तो ये इनके यहाँ रंग भेद चल रहा था, हम स्वायत्तता के लिए जो है लड़ रहे थे, ठीक है। विभिन्न समुदाय के बीच संबंध, नेतृत्व क्या था, गांधी उधर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सबसे ज्यादा मेन जो आदमी थे वो कौन थे, गांधी जी को जो माना जाता है व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व कौन है, गांधी जी। और इधर कौन है, मंडेला जी हैं। संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस रहती है इधर की, हमारे यहाँ कौन रहती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहती है। संघर्ष का तरीका भी बिल्कुल एक रहता है, थोड़ा सा चेंज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उपनिवेशवाद का चरित्र, हम भी उपनिवेशवाद थे, दक्षिण अफ्रीका भी उपनिवेशवाद का शिकार था, है ना। अब देखेंगे हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले, दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। अब बताइए, गोरे जो है पहले इतना हार्ड मतलब नफरत करते थे कि तुम जिस पानी में नहाओगे उसमें हम लोग नहीं नहाएंगे, इससे तुम लोगों को नहीं नहाना है। और अब जो है अचानक से वो हाथ मिला रहे हैं आपसे, तो क्या अश्वेत जो है भरोसा कर पा रहे होंगे? कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है आंशिक रूप से जो है शक भी पैदा हो रहा होगा। आधा मन कहता होगा कि चलो भरोसा करते हैं, ये सुधर गए हैं, आधा मन कहता होगा नहीं नहीं, ये फिर ऐसा अपना जो है मौका मिलते ही ये क्या करेंगे, छक्का मारने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें जो है वो सोच रहे थे। तो ये क्या हो रहा था, यानी कि एक दूसरे के भरोसा पर जो है, मन पर या एक दूसरे के वायदे पर भरोसा कर पाना आसान इतना तो नहीं होगा सबके लिए। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। अब वो चाहते थे अपना हित भी, मतलब रखवाली चाहते थे, ऑप्शन क्या है ये सोचा करते थे वो। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार यानी कि विशेष अधिकार की चिंता थी। अब इनको क्या था, गोरे लोगों को चिंता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेन जो अधिकार है उन लोगों के हाथ में चला जाए, और इन लोगों को भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से उनकी जो है वर्चस्व और प्रभुत्व दिखाई दे उसमें, ठीक है। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए, ठीक है। गोरे लोग बहुत
बहुमत के शासन का सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट को मान गए, यानी कि बहुमत के शासन का सिद्धांत माना गया और एक वोट एक व्यक्ति को मान लिया गया, यानी कि सार्वभौम मताधिकार को जो है अपनाया गया। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हो गए, ठीक है, कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था, इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। अब बना भी लिया जाए, अगर मान किसी किसी को मना के आप लागू भी मतलब मना भी लेते हो और बना लेते हो कि हाँ ये संविधान बन गया, तो अब क्या उसको व्यवहार में लाना तो और कठिन हो जाता है ना। तो वही चीज कह रहा है, इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि मान लीजिए अभी जो है श्वेत जो है मतलब गोरे जो थे वो अभी थोड़ा सा डरे हुए हैं, तो ये मान जाएं और बाद में क्या अपना जो है बैकग्राउंड अच्छा तैयार कर ले तो बदल जाए। ये डर होता है ना, कि तो सबको होगा। तो वही चीज ये कह रहा है, ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। तो आप लोगों को पता है कि किसी के साथ आप बिजनेस करते हो तो पैसे क्या ऐसे ही लगा देते हो? नहीं लगाते। आप लोग एक डीड बनाते हो कि ये डीड बनेगा, इतने पैसे आपने लगाए हैं, इतना प्रॉफिट जो है आपका होगा। या कोई भी शेयर खरीदता है कोई भी, तो उसको लिखित क्यों बनाया जाता है? भरोसा सबको होता है एक दूसरे पे, लेकिन फिर भी क्या है, डीड बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा। इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। तो हमारे संविधान में भी ऐसा लिखा हुआ। इन्हीं लिखित नियमों नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। अब उन्हीं में क्या होगा, नियम जो होंगे उसमें नागरिकों के अधिकार भी होंगे और सरकार के कामकाज करने के तरीके भी होंगे शामिल, है ना। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होगा, यानी कि जो संविधान बन रहा है वो जो है सर्वोच्च नियम के रूप में जो है देखा जाएगा और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती है। यानी कि अगर गोरे लोग आए तो या अश्वेत लोग आए तो, काले लोग आए तो, दोनों जो है इसकी उपेक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। तो आप समझ गए कि लिखित रूप संविधान क्यों जरूरत है। ब्रिटेन की तरह हम हमारा संविधान में लिखित नहीं, मतलब ब्रिटेन में देखेंगे आप मैक्सिमम जो है मौखिक रूप से वहां पे संविधान को जो है लागू किया गया है। लेकिन अमेरिका हो, भारत हो, दक्षिण अफ्रीका हो, यहाँ पे क्या है, लिखित संविधान का जो है प्रावधान होता है। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज के रूप में जो है बड़ा संविधान किसका है लिखित संविधान में, तो हमारे भारत का है। क्यों? क्योंकि देखिए केंद्र और राज्य दोनों के नियम बनाने थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा संविधान जो है काफी लंबा हो गया है। तो विश्व का सबसे लंबा दस्तावेज किसी देश का संविधान है तो हमारा है, भारत का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरों और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में काफी फर्क होता है। ठीक है, फर्क रहता है, ये सबको पता है, एक परिवार में भी फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है ना। तो सबको पता है कि एक दुकान ही आप खोलते हो तो ऐसा नहीं है कि दुकान खोल के आप रोड तक बिछा दोगे, रोड के अंदर ही रखोगे। तो हर चीज में है, या आप कोई संगठन हो, सभी चीज में क्लब है, तो ऐसा नहीं है कि आप रात में क्लब चला रहे हो तो पूरा अगल बगल के माहौल को जो है पूरा खराब कर दोगे अगर चला रहे हो। तो ये सब चीजें क्या है, नियम में बंधित रहती है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपने इलाके में जाके ऐसी जो नियम है थोड़ा सा जाके देखें, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा।
अब ये देखिए कह रहा है कि यह तो गड़बड़ हो गई, अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने की क्या औचित्य थी। अब इसका कहना है, ये बच्चा सोच रहा है, इसके देखिए बाल जो है खड़े हो गए हैं, क्यों सोचते सोचते कि यार अगर सारे बात जो है हमने देख ही लिया, एक लिखित नियम दे ही दिया कि जो ये सब नियम होगा ऐसे सरकार चुनी जाएगी, तो फिर ये संविधान सभा बनाने की क्या जरूरत थी। अब इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो देखिए, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। अब यहाँ से आप लोग संविधान का डेफिनेशन निकाल पा रहे होगे, है ना। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, वे बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। यानी कैसे सरकार काम करेगी, कैसे लोगों के साथ बिहेव करेगी, ये सब किससे आपका संबंध बनता है, संविधान से बनता है। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है ना, क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान के कार्य में जो है कौन कौन शामिल है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे के देखिएगा, ठीक है, जो मैं पढ़ रही है अभी। तो पहला क्या है, यह साथ रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, क्या करता है, ये संविधान जो है लोगों के बीच भरोसा लाता है कि हाँ लिखित है, ये सरकार हम इसको बनाएंगे तो ये काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये बाध्य है उस नियम को मानने के लिए। ठीक है, और सरकार भी जो है एक नागरिक को समझती है, तो इससे क्या होता है, एक सहयोग विकसित होता है ना। और दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तो संविधान ही बताता है ना कि कैसी सरकार के चुनाव होंगे और कैसा जो है फैसला लेने का अधिकार उसको कितना लिमिट तक होगा, यानी लक्ष्मण रेखा और दायरा जो है फिक्स किया जाता है संविधान के द्वारा ही। तीसरा कहता है, संविधान यह सरकार के अधिकारों की सीमा जो है तय करता है। ठीक है, तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। तो संविधान के द्वारा ही हम लोग जानते हैं कि हमारे 6 मूल अधिकार हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये सब कैसे जानते हैं, संविधान के द्वारा ही हम जानते हैं। और चौथा यह है, अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो एक अच्छे समाज की भी व्यवस्था करता है हमारा संविधान। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत जगह जो है संविधान लागू है लेकिन जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सार्वभौमिक मताधिकार हो या लोकतांत्रिक सरकार, मतलब जवाबदेही वाली सरकार हो, ऐसा नहीं पॉसिबल, हर जगह नहीं है। ठीक है, शासन वाले हो जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। यानी ये कह रहा है कि जहां लोकतांत्रिक शासन होगा तो वहां चुनाव तो होगा ही, फिर फैसला लेने का जो है प्रमुख जो चुनाव से आएंगे प्रतिनिधि उनके हाथ में होता है, प्रमुख शासक के हाथ में, जो जनता चुनती है। तो जहां लोकतांत्रिक शासन होगा वहां पे क्या होगा, संविधान होना जो है जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। तो 1776 में अमेरिका जो है आजाद हो जाता है और 1787 में जो देखेंगे आप, ये अपना लोकतांत्रिक संविधान जो है स्थापित करता है अमेरिका। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, किसके समय होती है, तो लुईस होल्बे के समय होती है। और उसके बाद क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति जब लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान मतलब 1789 के बाद क्या होता है, फ्रांस में जो है लोकतांत्रिक संविधान का जो है स्थापित होता है, यानी मान्यता मिलती है। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक लिखित संविधान होगा। तो आपसे पूछा जाए कब से यह लिखित जो है ये लिखने संविधान लिखने का बाद जो है कब से चलन में आया, तो ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद जो है यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। जब ब्रिटेन, अमेरिका सब ने क्या किया, एक लिखित संविधान का निर्माण किया। अभी हम इनके बारे में भी, इन लोगों के बारे में भी देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं है, वाकई आसान नहीं है, क्योंकि कितने सारे धर्म हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कई सारे विविधताएं हैं, कई सारी मान्यताएं हैं, उन सब के बीच की सब कोई जो है खुश हो जाए और सबको जो है संचालित किया जा सके एक डोर में, ये बहुत आसान काम तो नहीं रहा होगा, हार्ड काम ही रहा होगा। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। तो हम लोग क्या थे उस समय, ब्रिटिश के गुलाम थे, है ना। गुलाम क्या मतलब उपनिवेशवाद थे।
देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली। अब उसी समय क्या होता है, आपने देखा होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है धर्म के आधार पर देखा जाए तो मुस्लिम और हिंदू की वजह से जो है, मतलब कि हम मुस्लिम जो है एक साथ रहेंगे और हिंदू जो है एक साथ रहेंगे, इस पे बंटवारा हो जाता है। ठीक है, विभीषिका झेली। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा से सीमा के दोनों तरफ कम से कम देखिए आप 10 लाख लोग जो है मारे जा चुके थे। सोचिए कितना बड़ा जो है बड़े लेवल पे हिंसा हुई थी। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी देती थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का जो है विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। तो ये क्या था, अब कुछ रियासत जो थी वो कहती थी कि नहीं नहीं हम ही पीएम हैं, हम ही अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। जैसे कि आप देख लेंगे हैदराबाद के निजाम जो है क्या चाहते थे कि हम जो है अब पीएम रहेंगे और हमारा ही जो है हम छोटा सा एक कंट्री बना के रहेंगे, हमको भी एक देश का नाम दे दो। जैसे पाकिस्तान का देश का नाम मिला वैसे एक निजाम हैदराबाद का नाम दे दो। तो ऐसे क्या हुआ, ये अंग्रेजों ने क्या किया था कि रियासत जो है अगर मिलना चाहती है भारत की या पाकिस्तान जिसके साथ चाहती है चली जाए, या चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो ये एक और दुविधा जो है उन्होंने मतलब एक बीज डाल दिया था झगड़ा का। ठीक है, तो रियासतें क्या चाहती थी, भारत में विलय होना नहीं चाहती थी। तो आप देखेंगे बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सामने आएंगे और कैसे जो है जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को जो है मिलाया जाएगा। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और आपका हैदराबाद को पोलो संग्रह के द्वारा यानी सैन्य व्यवस्था के द्वारा करवाया गया। और बाद में वहाँ के जो निजाम थे ना वो नेपाल चले गए थे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या था, अनिश्चय भरा काम था, यानी कि रियासतों को विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। तो उस समय सोचिए क्या था, आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान का जो विस्थापन था वो विश्व का सबसे बड़ा विस्थापन है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे चीन में 1958 के और 61 के तहत जो है सबसे बड़ा आपका भयानक क्या हुआ था, अकाल आया था, वैसे ही हमारा भारत जो है इतिहास में सबसे बड़ा विस्थापन भारत और पाकिस्तान की जब हुई थी तब की बात है। ठीक है, देश का वर्तमान और भविष्य भी चिंता में था। तो देश का वर्तमान भी लड़ाई कर रहा था और भविष्य भी क्या था, चिंता में था। अपने दादा और नाना नानी से जाके अब ये चीजें बातें पूछने को वो कह रहा है। अब देखिए संविधान निर्माण का रास्ता। तो सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आजादी के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। यानी कि अधिकांश बातें जो है आधा से ज्यादा कंप्लीट कर ली गई थी मन ही मन। ठीक है, मौखिक रूप से। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ठीक है, आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज भी बना हुआ है। कश्मीर हमारा है तो वो कहता है कश्मीर हमारा, जबकि सबको पता है भारत का है। पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। ठीक है, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने 8 अन्य नेताओं ने भारत के एक संविधान लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, अब ये चीज आप लोगों को मिलता नहीं होगा जल्दी। तो देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1928 में जो है मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ 8 अन्य सदस्य जो थे नेता, उन्होंने मिलकर एक भारत का संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी भी गई थी। तो कब रखी गई थी, 1931 में कराची में जब हुआ था। ठीक है, कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, इस प्रकार संविधान की रचना करने वाले के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर जो है सभी नेताओं की सहमति ऑलरेडी बन चुकी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे समानता का मतलब ये होता है कि
जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपए हैं और आपके सामने 4 लोग हैं, तो चारों को आपने 1-1 रुपए जो है दे दिया, तो ये क्या हुआ? समानता से आपने उसमें जो है बाँट दिया, ठीक है? वही कहा जाए कि समान क्या है ना? समता, कहीं-कहीं बहुत जगह वर्ड मिलता है आप लोगों को, क्या मिलता है? समता। तो समता से आप क्या समझते हैं? मान लीजिए आपके सामने 4 लोग जो हैं खड़े हैं, ठीक है? ये 4 लोग हो गए, खड़े हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है 4 रुपए फिर से हैं, ठीक है? अब आपके पास 4 रुपए हैं लेकिन आपको देना है ये पैसे, तो एक ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक को भी पैसा नहीं है, और एक ने कहा कि मुझे जो है कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए, और एक ने कहा कि मैं बैंक बैलेंस में जो है जमा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, और एक ने कहा कि मैं एक्चुअली अपने बच्चों को खिलाने के लिए जो है पैसा मैं अर्न करना चाहता हूँ, पैसे लेना चाहता हूँ। तो एक इंसान आपके सामने सबसे भूखा मिला और एक इंसान अपने बच्चों का भूखा बता रहा है, तो आप किसको देना चाहोगे पैसा? इन दोनों को देना चाहोगे, तो इनकी ज़रूरत के अनुसार आपने इनको मान लो 2 रुपए दे दिया और इनको भी 2 रुपए दे दिया और इनको कहा कि अभी जो है मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, या चाहा तो आपने डेढ़-डेढ़ रुपया इन लोगों को दे दिया, 1-1 दो 3 रुपए इनमें बाँट दिया और 50-50 पैसे जो है इन दोनों को दे दिया। तो ये क्या हो गया? समता हो गया, यानी कि ज़रूरत के अनुसार आपने इस चीज़ों को जो है बाँटा है। तो ध्यान रखिएगा, समानता और समता में यही अंतर है, ठीक है? समता जो है समानता को विस्थापित कर सकता है, इसलिए क्योंकि समानता जहाँ की गई है यानी कि चारों को जो है मिला है, लेकिन समता में क्या हुआ है? नीड के अनुसार आपने उसको जो है प्रोवाइड करवाया है, जिसको जितनी ज़रूरत थी। तो क्या हो, यानी कि समता में क्या हो रहा है? कोई वंचित भी तो रह रहा है ना, लेकिन भले ही वहाँ पे देखा जाए तो वो पॉजिटिव है कि उसको ज़रूरत के अनुसार दिया गया है, तो समता हो गया, ठीक है? तो समानता और समता में अंतर आपने समझ लिया होगा, है ना? चलिए, अब पहले से ही क्या हुआ था? सहमति बन चुकी थी। अब यहाँ देखेंगे, औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली है। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। अब ध्यान रखिए, अंग्रेजी हुकूमत, आपको पता होगा कि 1935 जो है एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके तहत देखेंगे आप, शिक्षा, कर देने का और संपत्ति के आधार पर जो है वोट देने का अधिकार था। तो ये समझ गए हैं आप कि क्यों कह रहा है कि अंग्रेजी ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था? क्योंकि पहले जो है शिक्षा और संपत्ति के आधार पे जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था, है ना? 1935 के द्वारा। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि ये डेट आपको अब याद रखना है कि 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे, ठीक है? इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों ने क्या किया? इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाओं और व्यवस्थाएं बनानी थी, ठीक है? जो वहां पे चुन के गए थे। उसके बाद और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे कि 1935 भारत सरकार कानून, आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। यानी कि हम लोग आज़ादी से पहले से ही जो चिंतन और बहस कर रहे थे, तो वो भी क्या हुआ? फ़ायदा पहुंचाया। अगर संविधान बनाया गया, उसमें हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि वे उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए, क्या समझ आ गया होगा आपको कि जो लोग जो कहते हैं ना कि भारत का संविधान जो है उधार का संविधान है, यानी कि उधार ले लेके किया गया है, तो देखिए ये वो गलत हो जाते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे चुका है कि भारतीय जो है पहले से ही वो उनको समझ आ गया था कि हमारे जो संविधान में है किस चीज़ की ज़रूरत है, और उन्होंने उसका मूल्यांकन कर लिया था, तब जाके उसको शामिल किया था, ना कि ऐसे ही गया और उठा के लेके आ गए थे, है ना? हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटिश के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। तो सभी को पता है कि फ्रांस से गणराज्य
तंत्र लिया गया है, उसके बाद आपको बंधुत्व पंथ निरपेक्ष ये लिया गया है, उसके बाद आप देखेंगे ब्रिटेन से संसदीय कार्यप्रणाली ली गई है। संसद कैसे बनेगा, दो से संसदीय व्यवस्था जो है किससे ली है, हमने ब्रिटेन से ली है। अमेरिका से देखेंगे मौलिक अधिकार जो है आपका मूल अधिकार वो लिए हैं। आपका राष्ट्रपति पे महाभियोग लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनको कैसे हटाया जाएगा वो लिए हैं। न्यायालय स्वतंत्र होगा ये भी अमेरिका से ही लिया है। पुनर्वलोकन न्यायालय का ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। साथ में देखेंगे आप और क्या था, रूस से, तो रूस से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिया है ना। और अपना दक्षिणी अफ्रीका से संविधान सुधार का लिया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक लिया है। तो सब चीजें इन लोगों ने देख लिया था कि हमारे संविधान में है किसकी जरूरत है, उसके अनुसार जो है इन्होंने अपनाया था। ठीक है, और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर भी आधारित व्यवस्था अब बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरे की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, है ना। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की थी, है ना। अब हम लोग संविधान सभा के बारे में देखेंगे, लेकिन साथ साथ में जो है कुछ लोग जो है आपके साइड में दिए गए हैं, इनके बारे में भी जानना आपका कर्तव्य बनता है। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो है बनता है। ठीक है, तो देखिए ये है वल्लभ सरदार भाई, अच्छा इनका नाम है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा सर, वल्लभ भाई पटेल जो है उनका अगर पूरा नाम पूछा जाए तो पूरा नाम क्या है, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल इनका नाम है। इनका जन्म जो होता है 1875 में हुआ। इनकी मृत्यु कब हो जाती है, तो 1950 में हो जाती है। जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। अंतरिम सरकार में ये क्या क्या थे, तो गृह एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने वल्लभ भाई पटेल हैं उनको एकता का सूचक भी माना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे एकता के प्रतीक की वजह से ही इनका जो है बड़ा सा स्टैचू भी बना है। अब ये विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू है ना, गुजरात में बना है इनके लिए। उसके बाद लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। इनके नाम के साथ जो है सरदार जो है 1928 में जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह की थी ना, यहाँ पे दिया है, ये वकील भी थे और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे। तो जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था ना, तो महिलाओं ने जो है इनको दिया था सरदार की उपाधि। और किसके मुंह से इन्होंने सुना था, गांधी जी के मुंह से सुना था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। इन्होंने जो है जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, उसके बाद आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो सैन्य व्यवस्था के द्वारा जो है इन्होंने भारत के मतलब भारत का पार्ट बनाया था इन लोग तीनों रियासतों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या किया था, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी। पीएम वीपी मेनन इन लोगों ने भी इनका साथ दिया था। ठीक है, और ये बाद में पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ध्यान रखिएगा कि पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो अपने सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये गुजराती थे। और उप प्रधानमंत्री जो है अब ये पद रहता नहीं है, गृह मंत्री को ही हम लोग क्या मान लेते हैं, उप प्रधानमंत्री मान लेते हैं ना। तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इनके बारे में दिया है सरोजनी नायडू के बारे में, तो इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में। चलिए, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1879 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1949 में, यानी कि 1949 में जो है सरोजनी नायडू की मृत्यु हो जाती है। सरोजनी नायडू कहाँ पे जन्म ली थी, तो आंध्र प्रदेश की हैं। इनको कवयित्री भी, लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्ता जो है ये थी। ठीक है, तो ये लेखिका भी थी, राजनैतिक कार्यकर्ता भी थी, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। तो ध्यान रखिएगा कि पहली भारतीय महिला जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था, तो कौन थी, सरोजनी नायडू थी, पहली भारतीय महिला। ठीक है, अगर ये कब बनी थी, 1925 कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ध्यान रखिएगा, जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था ना, तब ये जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं पूछा जाए कांग्रेस की मतलब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये थी। और अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछा जाए, तो वो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी कोलकाता अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। साथ साथ में देखेंगे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी जो है पहली ये रही थी। तो पहली महिला राज्यपाल भी कौन है, तो सरोजनी नायडू है। कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की है। वहीं पूछा जाए आपसे पहली विश्व में प्रधानमंत्री कौन थी, तो भंडार नायके थी। ठीक है ना,
और पहली सीएम कौन हो जाएगी? तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी आपकी, और पहली राष्ट्रपति के रूप में तो अपनी प्रतिभा पटेल हो जाएंगी, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि संविधान निर्माण जो हो रहा था ना, तो 15 महिला, अभी आपको आगे मिलेगा, 15 महिलाएं जो है संविधान निर्माण में भाग ली थी, तो उसमें से एक महिला सरोजनी नायडू भी थी, ध्यान रखिएगा, है ना। अब चलिए आगे, कोई और भी दिया था क्या किसी व्यक्तित्व के बारे में? क्योंकि व्यक्तित्व जो दिए गए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व ही दिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन है, अब्दुल कलाम आजाद है, इनको अच्छे से देख लीजिए, ये है अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, इन्होंने ना 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात की थी। तो अगर पूछा जाए 15 वर्ष के लिए जो है आपका, लिख देती हूँ, 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को जो है स्थगित करने की बात किसने की थी? तो अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है 1888 में हुआ था, 1958 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए ये कहाँ के थे, सऊदी अरब के थे। अबुल कलाम आजाद जो है अपने सऊदी अरब में थे, ठीक है। ये मिसाइल मैन मत समझिएगा, ये दूसरे अबुल कलाम आजाद हैं, ध्यान रखिएगा। ये पहले शिक्षाविद थे, लेखक थे और धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। अरबी के विद्वान थे, यानी कि सऊदी अरब के ये विद्वान भी थे। कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो सबसे कम उम्र के भी इनको माना जाता है कि ये अध्यक्ष रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बार भी यही, ज़्यादा समय के लिए, बार नहीं, ज़्यादा समय के लिए कौन अध्यक्ष रहा है? तो यही रहे हैं, क्योंकि बीच में 1945 में जो है अधिवेशन ही नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष भी यही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। ये मुस्लिम जो है ना अलग होना चाहते थे, तो इसमें जो है इनका कोई समर्थन नहीं था। ये एक अच्छे ह्यूमैनिटी वाले इंसान थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये धर्मवादी नहीं थे, यानी कि कट्टर मुस्लिम इस टाइप का कुछ जो भाषा होता है वो सब में इनमें बिलीव नहीं करते थे ये, ठीक है। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने, ठीक है। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं आपके? कलाम आजाद हो जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है, कृष्णामचारी, टीटी कृष्णामचारी, इनका जन्म जो है 1899 में हुआ था। 1974 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो 1899 में इनका जन्म होता है, 1974 में इनकी मृत्यु हो जाती है। टीटी कृष्णामचारी जो है कहाँ के थे? तो तमिलनाडु के थे। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा, 7 सदस्यों की जो प्रारूप कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष जो थे बी आर अम्बेडकर थे। ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर को लेकर 7 सदस्य थे, अगर उनको हटा दिया जाएगा तो 6 सदस्य थे। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, और उनको लेके इस कमेटी में जो है 7 सदस्य थे। उसमें से टीटी कृष्णामचारी जो है एक सदस्य थे। शायद इन्होंने खेतान जो थे ना, उनके मृत्यु के बाद जो है इन्होंने उनको, मतलब उनके स्थान पे इनको लिया गया था, टीटी कृष्णामचारी को, ठीक है, खेतान के मृत्यु के बाद। उद्यमी थे और कांग्रेसी नेता भी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये क्या बने थे? वित्त मंत्री बने थे। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री लियाकत अली बने थे अंतरिम सरकार में। अच्छा, अब आगे कौन है? तो आगे हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन नहीं जाता है? ये भारत रत्न है एक तरह से। राजेंद्र प्रसाद, इनकी जन्म जो है 1884 में होती है, 1963 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, 11 दिसंबर जो दूसरी बैठक हुई थी, तो उसमें ये अध्यक्ष, स्थायी रूप से अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और 9 दिसंबर 1946 को कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। और ये 11 दिसंबर को बनते हैं। देखिए, 9 तारीख को पहली जो है अधिवेशन बैठाई जाती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद देखेंगे आप, अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं, सच्चिदानंद से राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं, ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनते हैं, और सच्चिदानंद अस्थायी रूप से थे। और अगले 2 दिन बाद देखेंगे आप 13 तारीख को, तो 13 दिसंबर को जो है नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, इससे याद रख लीजिएगा, है ना। वकील थे अपने, राजेंद्र प्रसाद जो है वकील थे, और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदारी थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है यही बने थे, और सबसे लंबे समय तक भी राष्ट्रपति बनने का इनको रिकॉर्ड प्राप्त है, ठीक है। अब हम लोग यहां से देखेंगे संविधान सभा से, ठीक है। संविधान सभा, फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियां
मिलेंगी। ठीक है, तो चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी कि जिसने संविधान बनाया था या संविधान लिखने का काम किया था उसको क्या कहेंगे, संविधान सभा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए संविधान सभा क्या है तो चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। वैसे देखिए लिखने का काम तो प्रेम बिहारी नारायण जी ने किया था। ठीक है, कैलीग्राफ जो इनका किया था सुलेखक संविधान का प्रेम बिहारी नारायण ने किया था, इटैलिक शैली में किया था। ठीक है, बाद में उसका हिंदी संस्करण जो है आपका कौन करते हैं तो बस अच्छा चलिए यहाँ पे मिला है तो बता ही देती हूँ कि संविधान जो है किसने लिखा था तो लिखने का काम जो है किया था प्रेम बिहारी नारायण ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रेम बिहारी नारायण ने जो है संविधान को लिखने का कार्य किया था। इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा था। ठीक है, इटैलिक इटैलिक है ना, इटैलिक शैली ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने इटैलिक शैली में लिखा और उसका हिंदी जो अपना संविधान है उसका हिंदी संस्करण जो है लिखने का काम कौन किया था तो बसंत कुमार ने, बसंत कृष्ण वैध ने किया था। ठीक है, बसंत कृष्ण वैध ने किया था। लिखने का काम में वही सजाने का हिंदी संस्करण को जो है किसने किया था तो नंदलाल बोस ने जो है नंद यहाँ पे हो जाएगा नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि प्रेम बिहारी नारायण ने जो है इटैलिक शैली में संविधान को लिखा था और वही देखेंगे आपको हिंदी संस्करण में तो बसंत कृष्ण वैध ने जो है इसको हिंदी संस्करण में लिखा था संविधान को और उसको सजाया किसने था तो नंदलाल बोस ने जो है सजाया था। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं भारत। वैसे मूल रूप से देखिए अंग्रेजी और हिंदी में जो है संविधान को लिखा गया था। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में जो है चुनाव कराया गया। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए संविधान सभा के लिए जो है चुनाव कब कराया गया था तो जुलाई 1946 में करवाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को होती है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली बैठक होती है। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। तो ध्यान रखिएगा जो है पहली बैठक में कौन थे अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद क्या होता है पाकिस्तान और जो अपना भारत है दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पाकिस्तान एक बढ़ गया और एक भारत हो गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ गई। अब भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान की आगे है यहाँ पे पाकिस्तान की संविधान सभा, यानी कि दो सभा बन गई, एक हिंदू भारत की एक पाकिस्तान की। ठीक है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा ने जो भारतीय संविधान लिख रहे थे उनमें कितने सदस्य थे 299 सदस्य थे, यानी कि 299 जो है सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को जो है आपका पूरा काम कर लिया जाता है संविधान सभा के लिखने का कार्य। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है अपना संविधान लागू हो जाता है। इसी दिन को याद में हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का मतलब ये है कि हम भारत जो है अब गणतंत्र है, यानी कि यहाँ के प्रमुख शासक जो होगा चुनाव के द्वारा आएगा, राजवंश के द्वारा जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा गणतंत्र का मतलब यही होता है रिपब्लिक। अच्छा यही से खत्म था क्या? बहुत शॉर्टकट में जो है ये इसने सॉर्ट आउट कर दिया कि संविधान लागू हो गया। चलिए देखते हैं इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं। हमने पहले एक कारण का जिक्र किया है, संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देश में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहां की सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा मात्र रह गया है, किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। तो सोचिए भारत का संविधान जो है इतना पुराना है फिर भी हम लोग जो है उस पर आचरण करते हैं और हमारे लिए वो एक पवित्र दस्तावेज है। कहीं कहीं क्या है मात्र कागज का टुकड़ा भर रह गया है, कोई भी उस पर आचरण भी नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने
खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। यह हमारे संविधान की एक असाधारण सी उपलब्धि है, यानी कि छोटी ही लेकिन बड़ी उपलब्धि है कि हमारे संविधान जो है आज भी लागू है। ठीक है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। ठीक है। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार तो नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, हमने देखा ही था। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इससे उचित प्रतिनिधित्व हो गया। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। ठीक है, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए भी हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। यानी कि अब ये टेंशन नहीं लेना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस समय नहीं था। ठीक है। और अंततः जिस जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था, यानी कि सबकी सम्मति से मिलकर बनता था। ठीक है, सम्मति मतलब कि सबकी सहमति। ठीक है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति फिर बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप कमेटी के जो है 29 अगस्त 1947 को जो है गठन किया जाता है। और इन्होंने जो है अपना जो है 1948 में इन्होंने 4 नवंबर, देखिए ये प्रारूप कमेटी इसको गठित कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 में इसको गठन किया गया। और ये कितने तारीख को, 4 नवंबर 1948 को अपना रिपोर्ट जो है तैयार करके दे देती है, यानी कि संविधान बनाकर दे देती है। इसीलिए जो है B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है ना। B.R. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, संविधान जनक के रूप में, या भारत संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है B.R. अम्बेडकर को। संविधान पिता या संविधान जनक, मतलब बनाने के लिए जनक माना जाता है इनको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। तो इन्होंने एक संविधान प्रारूप बनाया था। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा यानी कि प्रत्येक पैराग्राफ को कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा भी हुई। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 114 दिनों में जो है आपका चर्चा हुआ है। तो पूछा जाए कि कितने दिनों तक जो है चर्चा चली थी, तो 114 दिन तक चर्चा चली थी। और कितने अधिवेशन हुए थे, तो 12 अधिवेशन हुए थे, 11 बैठकें हुई थी। ध्यान रखिएगा, है ना। हर शब्द और वहाँ सभा में हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला भी गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूंट मतलब कि अपना संविधान असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 12 मोटे मोटे, यानी कि जो लोग वहां पे बहस करते थे ना, उसको भी क्या किया गया है, डिबेट्स के नाम से जो है, असेंबली डिबेट्स के नाम से इनको मतलब इकट्ठा संग्रह करके रखा गया है। ठीक है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। तो उस दस्तावेजों का उपयोग भी किया जा सकता है कि कैसे इन लोगों ने जो है उस पे बहस पे मतलब कैसे बहस चलती थी वहाँ पे। अब देखिए इनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जयपाल सिंह के बारे में दिया है, ये है जयपाल सिंह। अब इनके बारे में क्या दिया है, तो 1903 में इनका जन्म हुआ था, 1970 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म जो है झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। तो ध्यान रखिएगा, जयपाल सिंह जो है भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। आप लोग ध्यानचंद को सब कोई जानता होगा, हॉकी के जादूगर। ठीक है। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। तो ये जयपाल सिंह जो है झारखंड पार्टी के संस्थापक भी हैं। अब अगले कौन थे व्यक्ति, तो H.C. मुखर्जी हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं।
तो एच.सी. मुखर्जी का जो जन्म है 1887 में हुआ था। 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। जन्म बंगाल में हुआ था इनका। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे ये। अच्छा, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष रहे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी, जो वहाँ पे अभी आगे मिले थे ना आपको, बी.टी. कृष्णामाचारी, पीछे अभी पढ़े थे हम लोग, वो भी क्या थे, उपाध्यक्ष थे। संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो ये आपके एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी थे। बी.टी. कृष्णामाचारी, अभी हमने देखा था ना उनका नाम, कृष्ण चारी, ठीक है, उपाध्यक्ष थे ये लोग, ध्यान रखिएगा, ये लोग संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। वही पूछा जाए आपसे, संविधान सभा के सचिव कौन थे, है ना, तो सचिव कौन थे आपके, H.B.R. अयंगकर, ध्यान रखिएगा, अयंगकर लोग ज्यादा याद रखते हैं। अयंगकर जो है उस संविधान सभा के सचिव थे, है ना। अब यहाँ मिला था तो इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, अब ये क्या इनके बारे में देख रहे थे, तो ये क्या थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद भी थे, कांग्रेसी नेता भी थे, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे। बाद में बंगाल के ये राज्यपाल भी बने थे, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। अब आगे कौन है, तो ये देखिए, ये हैं आपके जी दुर्गाबाई देशमुख। ध्यान रखिएगा, ये जो है 15 महिलाएं जो संविधान सभा बनाने में सम्मिलित थी, उनमें से सरोजनी नायडू एक हो गई, एक आपकी हो जाती हैं दुर्गाबाई देशमुख, ये भी जो है उसमें सम्मिलित थी। आगे अब अगर नाम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए याद रख लीजिएगा कि कुछ महिलाएं जो है बहुत फेमस थी, जैसे सुचित्रा कृपलानी हो गई आपकी, हंसा मेहता हो गई, दुर्गाबाई हो गई, लीला राय हो गई, राजकुमारी अमृत कौर हो गई आपकी, फिर अम्मू स्वामीनाथन हो गई, विजय लक्ष्मी हो ही गई, उसके बाद कमला चौधरी हो गई, मालती चौधरी, कमला चौधरी, रेणुका राय, ये जो महिलाएं थी 15 महिलाएं, वो जो संविधान सभा में जो है शामिल थी, निर्माणकर्ता में। तो ध्यान रखिएगा कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं, उसमें दुर्गाबाई देशमुख भी थी। अब देखिए 1909 से लेके इनका जन्म होता है और 1981 में जो है इनकी मृत्यु होती है। ये कहाँ की थी, तो आंध्र प्रदेश की थी। ये वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता भी थी, आंध्र महिला सभा की संस्थापक भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन है, तो दुर्गाबाई देशमुख है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की सक्रिय नेता भी रही हैं, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी रही हैं ये दुर्गाबाई देशमुख। अब कोई यहाँ पे व्यक्तित्व नहीं है, एक और व्यक्तित्व है, इनको भी पहले देख ही लेते हैं। देखिए, ये बलदेव सिंह है। तो बलदेव सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो इनकी जन्म जो है 1901 में हुई थी, 1961 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ हुआ था, हरियाणा हुआ था। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। ध्यान रखिएगा, जितने भी व्यक्ति दिए गए हैं ना, ये सभी संविधान निर्माण में जो है भागीदारी रहे हैं संविधान सभा में, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत किए गए थे, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, तो बलदेव सिंह थे। ध्यान रखिएगा, रट्टा मारते हैं ना हम लोग कि कौन थे, तो ये बलदेव सिंह थे। तो आप लोग याद रखिएगा, रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह, ठीक है। वित्त मंत्री लियाकत अली। अब चलिए हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य को, है ना। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे दर्शन क्या है, यानी फिलॉसफी क्या है, यही देखेंगे हम लोग। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या करती है, आप एक संक्षेप में किसी भी चीज का हेडलाइन पढ़ के क्या समझ जाते हैं कि इसमें कहानी क्या होगा। अब मान लीजिए कहा जा रहा है कि मर्डर, से कोई भी और नाम ले लीजिए जिसका कोई भी मूवी का नाम हो, ठीक है, तो उस टाइप का मूवी का नाम रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं ना कि इस मूवी का नाम जो है इस टाइप का है, तो इसकी कहानी क्या होगी, थीम इसी बेसिस पे होगी, है ना, ये सब समझ जाते हैं। वैसे ही प्रस्तावना जो है हमारे संविधान के लिए एक काम करता है, ठीक है। अब देखिए, आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अच्छा, बलदेव सिंह के बारे में हो गया, कन्हैया लाल के बारे में हम लोग अभी देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सपने और वायदे, आप
आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी। कौन? महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी का नाम। तो ध्यान रखिएगा ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वे संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। और ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हो गया था तो उन्होंने कांग्रेस को समाप्त कर देने का जो है अपनी राय रखी थी कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य अनेक विचारों के अनुयायी थे। संविधान सभा में जितने सदस्य थे ना, तो वो कई ऐसे सदस्य जो थे जो है महात्मा गांधी के प्रभावों से पूरी तरह से प्रभावित थे और उनके जो नियम और रूल रेगुलेशन थे उसको लागू करते थे। जैसे देखेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू ही हो गए आपके, ठीक है। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया लिखा था, और वही न्यू इंडिया पूछा जाए तो वो एनी बेसेंट है। ध्यान रखिएगा, ये बार बार कंफ्यूजन नहीं होना है। एनी बेसेंट कौन है? तो एनी बेसेंट ने लिखा था न्यू इंडिया, ठीक है। और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी की पत्रिका है, और 1931 में उन्होंने अपनी पत्रिका में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था कि इनका जो संविधान बन रहा है उसके बारे में ये क्या चाहते थे, इनकी क्या अपेक्षा थी, क्या इच्छा थी कि कैसा संविधान होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने अपनी संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा था, तो यंग इंडिया में लिखा था। कब लिखा था? तो 1931 में लिखा था। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड फैक्ट है, तो इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलिए पहले इस महात्मा गांधी को ही देख लेते हैं, ठीक है। अब ये महात्मा गांधी बैठे हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। अब ये देखिए क्या अपेक्षा लिखे थे यंग इंडिया में। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और स्वाधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। ध्यान रखिएगा, सबसे गरीब व्यक्ति भी क्या माने कि हमारा संविधान है, उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग निम्न वर्ग ना रहे, ऐसा भारत जिनमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार दिए जाएं। तो देखिए महात्मा गांधी अगर संविधान बनाते तो और ज्यादा बेटर होता है ना। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो इनका कहना था कि इससे जरा भी कम कुछ करते हैं आप लोग तो मेरी जो है संतुष्टि नहीं मिलेगी। और वो इस समय जो महात्मा गांधी है ना, वो एक बड़े आदमी थे, तो उनकी संतुष्टि का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना सबको। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी के बारे में। तो ये जो इनका जन्म कब होता है? 1887 में हुआ था। 1971 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। वकील थे, इतिहासकार थे और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता भी रहे हैं और गांधीवादी थे, यानी ये पूरी तरीके से जो है इन पे गांधी प्रभाव पड़ा हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक है। तो कन्हैया लाल मणिक लाल जो है मुंशी, ये क्या है? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे हैं। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका जन्म 1901 पश्चिम बंगाल में होता है। इनकी मृत्यु जो है 1953 में हो जाती है। जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल देख लिया आपने। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। अंतरिम सरकार जो था 2 सितंबर 1946 को जो गठित हुआ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है सरकार क्या थे? ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। शिक्षाविद थे और वकील थे। तो मैक्सिमम लोग जो संविधान सभा में थे ना, वकील थे। इसीलिए कहा जाता है संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान सभा में जो जटिलता आपको बहुत देखने को मिलेगी, बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो बहुत कठिन वर्ड यूज किए गए हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लोग थे ना राजनीतिज्ञ और संविधान में जो है वकील थे। इन्हीं का जो है प्रभुत्व उसमें देखने को मिलता है। इसीलिए कभी कभी संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। आगे भी देखेंगे और भी क्या क्या कहा जाता है। हिंदू महासभा में सक्रिय रहे थे। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी हैं ये। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, ये वाला टर्म जो है ये पूछा जा सकता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए ये महात्मा गांधी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी कि मैं इससे कम पे जो है संतुष्ट नहीं होऊंगा। उसके बाद देखिए भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। तो डॉक्टर अंबेडकर भी जो है चाहते थे कि भेदभाव ना हो और गैर बराबरी यानी कि सबका जो है बराबर तरीके से जो है देखा जाए। जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। और समानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार
दूसरों से क्या थे, अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। तो चलिए वो ढंग देख लेते हैं क्या उन्होंने कहा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक और व्यक्तित्व, एक वोट और एक हर वोट को समान महत्व दे के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ठीक है, तो ये लेटर जो है इन्होंने जारी किया था, मतलब अपने भाषण में जो है अपनी चिंता को जो है इन्होंने क्या किया था, स्पष्ट किया था। भीमराव अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इनकी जो जन्म होती है 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिला में होता है इनका। ठीक है, महू जगह है जी, धार में महू पड़ता है, धार जिला में महू जगह है, वहाँ पे इनकी जन्म होती है 1891 में। इनकी मृत्यु जो है 1956 में हो जाती है। उसके बाद प्रारूप कमेटी के ये अध्यक्ष रहते हैं, सबको पता है, ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं इसको। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक भी रहे हैं, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी रहे हैं, ये आंदोलनकारी रहे हैं। उसके बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी रहे। तो ध्यान रखिएगा भीमराव अंबेडकर जो है आपके पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री रहे हैं ये भीमराव अंबेडकर। और दूसरा एक चीज और याद रखना है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं ये। ठीक है, कौन है, भीमराव रामजी अंबेडकर। ध्यान रखिएगा इनका नाम पूरा है भीमराव रामजी अंबेडकर। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनका जन्म जो है 1889 में होता है, 1964 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश के थे ये। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं, वकील और कांग्रेस नेता भी रहे हैं। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर रहे हैं। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही रहते हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये सोमनाथ लाहिड़ी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। इनका जन्म 1901 में पश्चिम बंगाल में हुआ, इनकी मृत्यु 1984 में होती है। ये लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये क्या थे, सदस्य भी रहे हैं। ये सभी व्यक्ति जो है संविधान सभा में जो है शामिल रहे, इसलिए इनके बारे में जो है पढ़ने को दिया जा रहा है। अब चलिए ये देखते हैं। तो आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। संविधान सब मतलब जब लागू हो रहा था तो प्रधानमंत्री जो हैं अपने जवाहरलाल नेहरू ने क्या भाषण में कहा था। तो वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होंगी, सारी दुनिया नहीं आधी दुनिया, क्योंकि आधी दुनिया में तो दिन होगा, आधी दुनिया में रात रहता है, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती यानी कि अंकुरित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित आजादी का और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत के संप्रभु का मतलब ये होता है कि कोई अब बाहरी जो है हमारे भारत के लिए नियम स्थापित नहीं करेगा, जो नियम होगा हम ही लोग बनाएंगे, होम रूल लागू हो जाता है। संप्रभु का मतलब यही होता है कि कोई बाहरी शक्ति जो है अब हस्तक्षेप नहीं करेगी किसी भी तरह का। ठीक है,
प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है, यानी जैसे 9 महीना के बाद प्रसव पीड़ा होता है वैसे ही जो है आज़ादी के जन्म से जो है मतलब अब जन्म हो रहा था आज़ादी का, तो इन लोगों ने इसके लिए बहुत सारा जो है दुख और हड़ताल और मारपीट और बहुत सी चीज़ें जो है इन्होंने झेली थी, उसी को कह रहे हैं ये प्रसव पीड़ा। ठीक है, दुखों में हमारा दिल भारी है, इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब जीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानताओं का अंत, हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये किसने कहा था? अपने जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने भाषण में कहा था। ठीक है, अब ये दे रहा है, पहले दिए तीनों उदाहरणों को गौर से पढ़े, पहचाने कौन सा विचार इन तीनों उदाहरणों में उपस्थित है। तो देखते हैं अभी आगे क्या कहा जा रहा है। अब देखिए संविधान के दर्शन के बारे में बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो संविधान का दर्शन कर लेते हैं। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ठीक है, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत जो है एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना हमने किससे अडॉप्ट किया है? तो अमेरिका की संविधान से जो है अडॉप्ट किया है। प्रस्तावना या उद्देशिका, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रस्तावना जो है नॉर्मल कहा जाता है और संवैधानिक मतलब संविधान की भाषा से कहा जाए, जैसे आप लोगों ने देखा ही वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो उन्होंने टिपिकल वर्ड यूज किए थे। तो संविधान के परिप्रेक्ष्य से अगर यूज किया जाता है उसको, तो उद्देशिका कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना को। ठीक है, संवैधानिक भाषा में उसको उद्देशिका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना की भाषा हमने किससे ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रस्तावना हमने किससे ली? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा किससे ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना, ये याद रखिएगा। और प्रस्तावना को हम संविधान का आत्मा कौन ने कहा था? तो हृदय नाथ थे, उन्होंने जो है कहा था। हिदायतुल्लाह जो है उन्होंने कहा था। हिदायतुल्लाह, हाँ सर, राइट। हिदाय तुल्ला या उद्दुल्ला है। ठीक है, हिदाय उद्दुल्ला जो है उन्होंने कहा था भारतीय प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्देशिका को। वहीं पूछेंगे राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, उद्देशिका को जो है, प्रस्तावना को या उद्देशिका को जो है जन्मपत्री किसने कहा था? ठीक है, राजनीति का जन्मपत्री, यानी कि इसी से जो है जन्म कुंडली वगैरह सब निकलेगा सबका। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बेरूबारी का एक घटना हुआ था आपका, कब हुआ था? 1960 में हुआ था बेरूबारी का घटना जो है। बेरूबारी बनाम संघ मामला जो हुआ था, वो उस घटना में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। ठीक है, बाद में माना गया था। संविधान की प्रस्तावना में भी एक बार जो है संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, कब किए थे? हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया था, जब हमने फ्रांस से बंधुता और धर्मनिरपेक्ष, इन सब अखंडता, इन सब शब्दों को जो है जोड़ा था। ठीक है, चलिए अब हम ये किसको देखते हैं। तो आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है इनके जो शब्द हैं प्रस्तावना के। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है, यानी कि लोकतंत्र की जो पैमाने हैं उसमें बनता हुआ दिखता होगा। इसमें वह दर्शन
शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाए भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तो उद्देशिका को कहा जाता है। वहीं भीमराव अंबेडकर के नज़र से देखेंगे तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 30 जो है उसको कहा था उन्होंने, आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार है उसको जो है संविधान की आत्मा या हृदय कहा था भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पूछा जाए संविधान की आत्मा तो उद्देशिका को कहा जाता है। अब थोड़ा सा ये बीच में दिया था तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया था, है ना। चलिए, संयुक्त राज्य के हम सभा के, क्या लिखा है, संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, तो क्या इसमें दिया गया है ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्या जाता है। अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। अच्छा, ये बताया गया। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, अच्छा अब ये दक्षिण अफ्रीका वालों के लिए देखते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने के कष्ट उठाने वाले को सलाम करते हैं। ये सबका उद्देशिका पढ़ा जा रहा है, ठीक है, समझिएगा। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हुए, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकार पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिससे सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले, हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, और इस संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्र के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। अब बताइए, यहाँ पे फिर ईश्वर को ला दिया गया। ठीक है, भगवान के अस्तित्व में भी माना गया है, तो मतलब भगवान को भी यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के प्रस्तावना में ऐड किया गया है। ठीक है, और ये जो है आपका संयुक्त राज्य के लोगों के लिए जो है अपना प्रस्तावना है, समझ गया, अमेरिका वालों का प्रस्तावना था वो। अब हमने ये देख ही लिया कि संविधान में आत्मा बसती है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा डिटेल में और एक एक लाइन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए इस लाइन को भी पढ़ते हैं। पहले तो चलिए ये पढ़ लेते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, जो हमने अमेरिका से ग्रहण किया ये लाइन। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है, यानी करते हैं। सभी जो हैं इसको अंगीकृत कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान जब पूरा लागू हो गया था उसके बाद ही जो है प्रस्तावना को लागू किया गया था एक तरह से, है ना। इसमें दिया गया है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो है इन्होंने अधिनियमित किया था और अंगीकृत किया था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे चीजें मिलेंगी, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये देख लेना है कि अगर बात की जाए कि संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा न्याय जो है 3 प्रकार की बात की गई है। कौन कौन सा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। जब भी पूछा जाए न्याय कितने प्रकार की दी गई है संविधान में, तो 3 प्रकार की जो है प्रस्तावना में न्याय की जिक्र की गई है,
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। वहीं पूछा जाए आपसे स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, तो 5 प्रकार की दी गई है। कौन कौन? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तो जो है भारतीय प्रस्तावना जो है प्रदान करती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। समता कितने प्रकार की दी गई है, तो 2 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सी? तो अवसर और प्रतिष्ठा। ये क्वेश्चन बनते हैं कि समता जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार की दी गई है, तो 2 प्रकार की। स्वतंत्रता तो 5 प्रकार की। न्याय तो 3 प्रकार की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इस एक एक लाइन जो है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, हम भारत के लोग भारत को, इसका मतलब क्या है? तो भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमित भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। अब हम भारत के लोग भारत को, इससे आप क्या समझते हैं कि भारत के सारे लोगों का यानी कि बात किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि सारे भारत के लोगों के प्रति जो लोगों ने भेजा था प्रतिनिधि करने के लिए, तो उनके द्वारा क्या कहा गया कि हम भारत के लोग की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भारत के लोग अप्रत्यक्ष रूप से जो है शामिल है। ठीक है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये राजाओं के द्वारा जो है या कांग्रेस के द्वारा ही सिर्फ इसे लागू किया गया है या किसी बड़े एक दल के द्वारा। ठीक है, या बहुत से लोग जो है बोलते हैं कि इस संविधान जो है उस पे हिंदुत्व का प्रभाव दिखता है। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है संविधान के बारे में जब रचना हो गई थी तो कितने लोगों ने कहा कि जैसे विस्काउंट है, लॉर्ड विस्काउंट। ठीक है, लॉर्ड विस्काउंट, ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं क्या कि जो संविधान है उस पे हिंदुत्व का प्रभाव है, हिंदुओं का जो है मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद वही देखेंगे चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल, वो कहता है कि केवल एक बड़े समुदाय का प्रभाव देखोगे संविधान पर, उसका कहना था। वहीं पे आप देखोगे लोग कहते हैं कि संप्रभुता का अभाव है, यानी कि जो अभी उन लोग का कहना था कि संविधान सभा में जो है ना ब्रिटिश प्रस्तावों के आधार पर जो है संविधान का निर्माण किया गया था। का ये भी कहने को लोग बहुत सारे जो लेखक हैं वो ये भी कहते हैं कि जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी तो ब्रिटिश लोगों से जो है इजाजत लेने पड़ते थे। तो ये संप्रभुता का अभाव हुआ ना, क्योंकि संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने घर में जो है अपना रूल बनाया जाए अपने लोगों के द्वारा, लेकिन संप्रभुता यहाँ हीन हो गया यानी अभाव हो गया जब ब्रिटिश जो है उनके प्रस्तावों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, तो है ना, इनका कहना था, मतलब राइटर्स का कहना था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। बहुत से जैसे कि आप देखेंगे ये निराजुद्दीन अहमद, ठीक है, याद रखिएगा, अहमद ही याद रख लीजिए, बस इतना ही। वैसे तो इनका नाम है पूरा शायद निराजुद्दीन, ठीक है, अहमद। इन्होंने क्या कहा था, प्रारूप समिति जो संविधान बनाई थी तो इन्होंने कहा था कि बहुत सारा समय जो है बर्बाद किया था। अमेरिका का संविधान मात्र 4 महीने में बन गया था, है ना, उनने अपना संविधान कितने दिन में तैयार किया था, 4 माह में तैयार किया था। ठीक है, तो इनका कहना था कि हमारे संविधान जो यहाँ का संविधान बना है वो इतना टाइम लिया है, जैसे प्रारूप समिति जो है बहुत टाइम लेके बनाई है। तो प्रारूप समिति को निराजुद्दीन जो या निजामुद्दीन जो भी थे, अहमद जो थे, उन्होंने कहा था अपोहन समिति। उन्होंने क्या कहा था, अपोहन समिति। तो अपोहन समिति पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो प्रारूप समिति को ही कहा जाता है, अपवहन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अहमद ने क्या कहा था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दे रही हूँ। अहमद ने कहा था, निराजुद्दीन अहमद ने कहा था प्रारूप समिति को, ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति को अपोहन समिति के नाम से पुकारा था, ध्यान है। तो ये अगर क्वेश्चन बने कि प्रारूप समिति को किस और अन्य नाम से भी पुकारा गया है तो अपोहन समिति के रूप से जो है पुकारा जाता है। वहीं पे देखेंगे ग्रेन बिले एक नाम थे जो ब्रिटेन के संविधान मतलब विशेषज्ञ थे वो, ठीक है, उन्होंने कहा था, उनका नाम था पूरा ग्रेनबिल ऑस्टिन, हाँ, ग्रेनबिले ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनबिले ऑस्टिन। उन्होंने क्या कहा था, ग्रेनबिले ऑस्टिन ने, उन्होंने कहा था कि जो ये अपना संविधान है वो एक दलीय का देश, एक मतलब दलीय देश का एक दलीय निकाय भी है। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि विधानसभा जो है कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, तो उनका कहना यह था कि सभा जो है विधानसभा वो एक दलीय निकाय है, यानी कि सभा जो है कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उन्होंने ये कह दिया था कि मतलब कांग्रेस का जो है प्रभाव बहुत देखा जाता है संविधान, भारतीय संविधान पे। ठीक है, समय की बर्बादी आपने देख ही ली, हिंदुत्व का प्रभाव देख ही लिया। उसके बाद ये भी हुआ था कि
बहुत सारे लोगों ने मतलब कथन दिए थे कि संप्रभुता का अभाव था, फिर वयस्क मताधिकार का अभाव था, तो ये उधार लिया हुआ है। बहुत सारे जो लोगों ने है संविधान सभा जो बन गया था तो उसके बारे में जो है ये बातें कही थी। ठीक है, हाँ वहीं पे अर्ध संघीय संघात्मक संविधान किसने कहा था? तो केसी विपर ने कहा था। ठीक है, केसी विपर ने। वैसे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो देख लेंगे, तो इन्होंने क्या कहा था? अर्ध संघीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे देखेंगे आइवर जेनिंग्स, अब याद रहे तो याद रहे, नहीं रहे तो बस एक बार नजर डाल लीजिए। जेविंग्स ने कहा था, आइवर जेविंग्स ने क्या कहा था कि अल्पसंख्यकों का संविधान है, मतलब कुछ ही लोग जो हैं अपने मतों को आके यहाँ पे बताए हैं और उनके ही मतों से द्वारा जो है संविधान निर्मित हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं, टर्म जो है क्या है? प्रभुत्व संपन्न। तो इसका मतलब क्या हो गया? लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। इसका मतलब होता है संप्रभुत्व। आप समझ गए होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए पंथ निरपेक्ष क्या होता है, तो सभी को पता है कि सभी के धर्म को जो है भारत सरकार या भारत संविधान जो है समान रूप से अपनाती है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। तो अब कोई कहेगा कि हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू धर्म को जो है संविधान में मान्यता मिला, तो ऐसा नहीं है। सभी धर्म को जो है बराबर रूप से जो है अपना संविधान जो है प्रावधान करता है, मतलब बराबर देता है। अब वहीं गणराज्य का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जाए, तो गणराज्य का मतलब होता है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा, जैसे कि आर्टिकल 52 में आप देख सकते हैं, है ना? व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंशज या राज्य या खानदान का। ठीक है, तो राजतंत्र नहीं होता है, गणराज्य होता है हमारा भारत जो है। ठीक है, हम लोग ये 26 जनवरी को मनाते भी हैं गणराज्य, रिपब्लिक डे, है ना? तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि गणराज्य भारत का संविधान है तो किस किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 52 में देखने को मिलेगा, और फिर आपको आर्टिकल 325 में जो है आपको देखने को मिलेगा जब मताधिकार वगैरह की जो है बात की जाती है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गणराज्य किस किस आर्टिकल में मिलेगा आपको देखने को, 52 और 325 में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समता का अधिकार, मैंने वैसे समता और समानता बता ही दिया था। कानून के समक्ष सभी लोग समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। यानी समानता और समता आप समझ गए होंगे, वही होता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने वैसे बता ही दिया था ये, फिर भी याद कर लीजिएगा। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की उद्देशिका में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 42वें संविधान को मिनी संशोधन को जो है मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें जो है जोड़ी गई थी। जैसे 21A देखेंगे आप, ये भी जोड़ा गया था, है ना? शिक्षा के अधिकार, 21 में क्या है? जीवन का अधिकार, और 21A में शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान 2002 में जब जोड़ा गया था इसको। मौलिक कर्तव्य में भी शिक्षा आता है। आगे देखिए क्या है? बंधुता। तो बंधुता का मतलब क्या होता है? हम सभी ऐसी आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, यानी कि सभी बराबर होंगे, मतलब एक दूसरे के परिवार, जैसे भाई भाई में क्या होता है, बराबर होते हैं ना, तो वैसे ही माने सबको। अगला दिया है स्वतंत्रता क्या है, तो नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्त को करे, मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं हो। यानी कि आपके विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरी आज़ादी है। इसीलिए सरकार के सामने जो है बहुत से लोग जो है, विपक्षी हो या कोई भी हो, अपना जो मत है वो रख पाता है कि ये सरकार जो है गलत है, चाहे कुछ भी है, चाहे मीडिया भी। देखिए न्याय क्या होता है, तो नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको न्याय कहा जाता है। आगे क्या है, तो आगे है लोकतंत्रात्मक। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर 1 में। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। तो हमने लोकतंत्रात्मक जो है चैप्टर 1 में यही तो पढ़ा था। ठीक है,
तो ये सब वर्ड क्या थे, इनको बताया गया था ताकि आप लोग समझ जाएं, कभी भी ये एग्जाम में पूछा जाता है। समाज में समाजवादी क्या होता है, तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधे की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, यानी कि सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो, इस तरह की जो है आपको भेदभाव देखने को ना मिले, यानी असमानताएं देखने को ना मिले। ऐसा रूल बनाया जाए जिससे कम हो, ठीक है, समानता को बढ़ावा मिले और असमानता जो हो कम हो, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों की प्रस्तावना को तुलना करने को बोल रहा है, जो ऊपर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें कोई वो नहीं पढ़ना है। चलिए आगे दिया है संस्थाओं का स्वरूप, तो देख लेते हैं। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शनों का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए, यानी उस समय के लोग की भावना जो हो उसके अनुरूप इसको ढाला जा सके और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जाने वाले कानून के रूप में नहीं देखा है। यानी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप जो है आगे अगर बदलाव की जरूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल बदल नहीं दो, लेकिन आसानी से भी ना बदल पाओ, ये भी रूल उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहा जाता है। तो सभी को पता है कि मूल ढांचे में थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, उसी को संविधान संशोधन कहा जाता है ना। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ेंगे तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियमें बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति जो है होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला टर्म जो है, ये पूरा पैरा, ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, ठीक है। सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। अब अगला अध्याय में जो होगा देखेंगे। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा क्या है, ये शब्दावली है, इसको देखते चलते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए काम की चीज है। चलिए, संघ भेद क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार 1948 से 1989 के बीच में या 1989 के बीच जो है काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था रंगभेद थी। धारा क्या होता है, तो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद या पैराग्राफ, ठीक है। संविधान क्या है, तो देश का सर्वोच्च कानून। अब यहाँ से संविधान के बारे में आप थोड़ा सा अगर आपसे कोई पूछ दे कि संविधान क्या है, तो बता सकते हो कि देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन क्या होता है, तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव होता है संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान सभा क्या था, तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप क्या है, तो किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, ठीक है। दर्शन क्या है, तो किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, तो संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से या स्पष्ट ढंग से कहता है, ठीक है। अगला है आपका देशद्रोह क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे,
देशद्रोह का होता है। तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने की अपराध जो है देशद्रोह के बारे मतलब रूप में लिया जाता है, जो 100% ये नहीं होगा वैसे, लेकिन फिर भी इस बुक के अनुसार देखिए क्या है कि देशद्रोह जो है आपका देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध को क्या माना जाता है कि देशद्रोह किया है किसी ने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रश्नावली शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके एमसीक्यू के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।